स्टूडेंट्स, एसडीएन साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले चैप्टर में हमारे विद्यालय के कक्षा 9 के छात्रों को जो उत्तर का मैदानी भाग था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत सबसे पहले हमने हिमालयन रेंज, दूसरे उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो है उसका डिटेल आपको जो है बताया गया। आज हम उसी क्रम में जो भारत का तीसरा एक प्रमुख भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित है। तो आप लोग कहेंगे प्रायद्वीपीय, आप जानते हैं हाँ प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप वो क्षेत्र होता है जो तीन ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा रहता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप गौर कीजिए कि हमारे यहाँ जो है ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इसका नाम भी उसी आधार पर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये भाग जो है तीनों ओर जो है तीनों तरफ से समुद्र से कवर हुआ है, जिसका विस्तार जो है आप देखते हैं उत्तर के मैदान, यानी उत्तर का मैदान जहाँ समाप्त होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी जो कि हमारे यहाँ का दक्षिणी सिरा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो कि विश्व का एक प्राचीनतम पठार है, इस पठारी भाग का निर्माण जो है, जो आपके पृष्ठीय आग्नेय शैल इग्निस रॉक्स जो होती हैं और रूपांतरित शैल आपकी जो होती है, जो बदल जाती है, चेंज हो जाती है, उनके द्वारा हुआ है। यानी दक्षिण के पठारी भाग का निर्माण आग्नेय चट्टानों और कायांतरित चट्टानों यानी शैलों द्वारा हुआ है, जिसके कारण आप देखते हैं इस क्षेत्र की जो नदियां हैं, दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र की नदियां जो है तीव्रगामी और ऐसे ऐसे जो है झरनों का निर्माण करती हैं, जहां पर आदर्श जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं मिलती हैं। आपने देखा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी जो है जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, आप लोग जानते हैं, इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र में ही स्थित है। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग हमारा जो आपके इसके पहले आपने जो बताया गया था कि गोंडवाना लैंड और अंगारा भूमि जो था, तो हमारा ये पठारी भाग जो है ये गोंडवाना लैंड भूमि का ही हिस्सा है। और इस दक्षिण के पठारी भाग में भारत के अधिकांश खनिज आप जैसे लोहा, कोयला, चूना, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, सल्फर, ये बहुत सारे जितने भी लगभग खनिज हैं इसी पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो लेकिन हमारा ये पठारी क्षेत्र जो कि नर्मदा नदी के दक्षिणी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इसको जो है हम कई छोटे छोटे उप वर्गों में जो है इसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा होता है दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। फिर इसका जब हम मध्यवर्ती उच्च भूमि का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ जो अरावली हिल्स हैं, आपने देखा, नाम सुना होगा कि राणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान का, जहाँ से अरावली की पहाड़ियों में ही वह जो है अकबर से हार के बाद जो है वो छुपे थे, भटक रहे थे। तो अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं ये मध्यवर्ती उच्च भूमि का एक हिस्सा है, जहाँ पर आप देखते हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ जो है उनमें जो है पृथ्वी पर जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं जो कि धरातल के स्वरूप को परिवर्तित करती रहती हैं, जिसके कारण अरावली की पहाड़ियाँ जो है जिनको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अवशिष्ट माने जिसमें जो है धीरे धीरे जिसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। तो अरावली की पहाड़ियाँ जिसका विस्तार जो है दिल्ली से अहमदाबाद तक है, ये लगभग आप देखते हैं कि यह अरावली की पहाड़ियाँ हमारे जो हैं, इसी में आपके ऐसे ऐसे स्थान भी हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आपने नाम सुना होगा माउंट आबू का, और उसके बाद दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है। तो माउंट आबू जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है, और माउंट आबू पर ही स्थित है।
और यहीं पर आपके माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसी में स्थित है। दूसरा आप देखते हैं हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि इसका विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। उसके बाद सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वतमाला, ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ जिनका विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है, ये हमेशा से जो है दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में जो है एक संपर्क के रूप में एक बाधा, जिसको आप नेचुरल बैरियर कहते हैं, का काम करती थी। किंतु अब आधुनिक समय में ऐसे तमाम साधनों का जो है विस्तार हो गया है परिवहन के, कि सारा भारत हमारा जुड़ चुका है। और उसके बाद आप देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है ये ताप्ती नदी की, जो आपके नर्मदा और ताप्ती उधर बहती हैं वेस्ट में जाकर के अरब सागर में गिर जाती हैं। तो मालवा का पठार जिसका निर्माण जो है लावा द्वारा निर्मित, जिसको लावा मीन्स आपको वल्केनिक जो होता है, वल्केनोज ज्वालामुखी, उसके द्वारा जो पिघला हुआ पदार्थ निकलता है धरती से, तो मैग्मा और लावा जो फैल जाता है और फिर जम जाता है, तो उसी से ये क्षेत्र बना हुआ है। और बाद में जो है इस क्षेत्र में जो है लावा से निर्मित होने के कारण बाद में उसमें जो है काली मिट्टी बन गई, और ये कपास की जो हमारी क्रॉप्स होती है, कपास की फसल, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद आप देखते हैं बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। तो मालवा के पठार के उत्तर और पश्चिम, थोड़ा उत्तर और पूर्व की तरफ जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारी क्षेत्र स्थित है। उसके बाद जो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है कहते हैं भारत का रूर घाटी क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार जिसका विस्तार मुख्य रूप से झारखंड में ही है। झारखंड का जो बिहार से अलग निकल करके एक नया राज्य बना हुआ है, तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र का विस्तार जो है मुख्य रूप से झारखंड में है। और छोटा नागपुर के पठारी भाग में आप देखते हैं उधर से इसके उत्तर की तरफ से जो नदी इधर से आती है, सोन नदी, जो कि जाकर के पटना के समीप गंगा में मिल जाती है, और उसी छोटा नागपुर के मध्य भाग से बहती है, जो कि दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठारी भागों के मध्यवर्ती भाग से प्रवाहित होते हुए वहाँ बंगाल में जाती है, जिसको बंगाल का सूख भी कहा जाता है। वहाँ पर वो एक छोटी, झारखंड में छोटी भ्रष्ट घाटी का भी निर्माण करती है। तो छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, यह पठारी क्षेत्र भारत का 90% से ज़्यादा खनिज यहीं पाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा दूसरा वर्गीकरण है दक्षिण के पठारी क्षेत्र का, जिसको हम डेक्कन का पठार कहते हैं। तो डेक्कन का पठार हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग के का दक्षिणी सिरा है, जिसके जो कि उत्तर की तरफ ज़्यादा चौड़ा है और पश्चिम की तरफ ये जो है सकरा होता चला गया है। यानी डेक्कन के पठार का उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग उसका जो है सकरा होता चला गया है। डेक्कन का पठारी भाग जो आपका है, इसमें आप देखते हैं कि इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दो भागों में बांटा गया है इसको। पश्चिमी घाट पर्वत में उधर आप देखते हैं कि जो वहाँ पर पश्चिम की तरफ में जो स्थित है पश्चिमी घाट पर्वत, इसमें अनेक ऐसे जो है छोटे छोटे झरने विकसित हुए हैं। वहाँ आप देखते हैं गोदावरी हुई, जो कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो सबसे पहले पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत जहाँ मिलते हैं उस स्थलाकृति को क्या कहते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत शिखर जहाँ पर इनका जो आपस में मिलन होता है वो नीलगिरी की गांठ है जो है कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर दोनों को मतलब इधर से और इधर से जब एक मिलन स्थल दोनों का होता है। पश्चिमी घाट पर्वत शिखर में ही आपके देखते हैं भारत का जो सर्वोच्च दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर जिसको हम अन्नाईमुडी कहते हैं, वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में आप देखते हैं कि अनेक छोटे छोटे ऐसे दर्रे विकसित हो गए हैं। दर्रे क्या होते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान को
जोड़ते हैं, जिसमें आपका पाल घाट, भोर घाट और उसके बाद श्रीनिकोटा दर्रा। तो ऐसे ऐसे पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट और श्रीनिकोटा दर्रा, ये स्थान जो है एक दूसरे जैसे शहर होते हैं या एक दूसरे रास्तों को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे आपसे पूछा गया पाल घाट किसको जोड़ता है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। भोर घाट किसको जोड़ता है, पुणे से जो है मुंबई को जोड़ता है। तो ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिनको हम घाटों के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का जो आपका मेन बिंदु रहेगा कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन है, वो आपका उत्तर होगा अन्नाई मुडी। उसके बाद पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जो कि भारत के पूर्वी सिरे पर स्थित है, जिसका विस्तार तमिलनाडु से जो है उड़ीसा तक है। और इस पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में आपका जो है महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंचा मतलब पर्वत शिखर है। विशाखापत्तनम की चोटी और महेंद्रगिरी, ये जो है इस पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो आपका ये वर्गीकरण किया गया है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है पूर्वी पर्वत घाट श्रृंखला की अपेक्षा काफ़ी ऊंची है, मतलब उधर ऊंचाई ज़्यादा है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में इसका ढाल आप देखते हैं कि ढाल लगभग दोनों का घाट जो लगभग पश्चिमी घाट का या पूर्वी घाट का दोनों का जो सामान्य रूप से ढाल है वो पूरब की तरफ है, जिसके कारण इधर से निकलने वाली नदियां जो है वो सीधे जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दक्षिणी भारत में जब हम देखते हैं कि गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, तो कृष्णा और गोदावरी इन नदियों ने जो है काफ़ी चौड़ी घाटियों का विकास किया है, इसलिए उस क्षेत्र में एक सकरा मैदानी क्षेत्र भी पाया जाता है। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हम यही वर्गीकरण करेंगे और फिर जो इसमें मुख्य बातें होती हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग की स्थिति क्या है, प्रमुख खनिज क्या है, छोटा नागपुर का पठार जो है क्यों प्रसिद्ध है, या पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, पूर्वी घाट का कौन है, और उसके बाद हमारा जो ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है इसका जो है महत्व क्या है, हमारे लिए इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग आपको बताया गया कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित होने के कारण कि जो लावा से भी निर्मित आग्नेय रॉक्स में लावा निर्मित होती ही है, लेकिन बाद में जब उसमें धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो जाता है तो वो काली मिट्टी बन जाती है, और ऐसी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए एक अनुकूल स्थिति पैदा करती है। तो हमारा ये जो पठारी क्षेत्र है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी जो है उपयोगी है। दूसरा आप देखते हैं हम खनिज जो है, खनिज संसाधन तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग आपको बताया गया कि खनिजों के मामले में पूर्ण रूप से समृद्ध है। यहाँ पर आपके जो भी खनिज भारत में पाए जाते हैं, लोहा, कोयला, आर्सेनिक, मैग्नीज, बॉक्साइट, जिप्सम, सारे जो है खनिज हमारे पठारी क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए इस पठारी क्षेत्र का खनिज दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व है। उसके बाद आपका है धार्मिक स्थल। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आपके अनेक धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर जो है बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक जो होते हैं, वहाँ पर आप घूमने जाते हैं। माउंट आबू का आपका नाम दिया गया दिलवाड़ा में। उसके बाद जो है महाबलेश्वरम, ऐसे जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है मतलब धार्मिक पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जल विद्युत उत्पादन है। आपको बताया गया कि दक्षिण भारत की तीव्रगामी नदियाँ जो है अक्सर जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का निर्माण करती हैं, यानी वो जो जब जहाँ पर ऊंचे नीचे रास्तों से गिरती हैं तो झरनों का निर्माण करती हैं, और उन झरनों पर जो है डैम बना करके, बांध बना करके जो है वहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आपने देखा नर्मदा पर जो है सरदार सरोवर बांध
उसके बाद आपका गोदावरी पर कृष्णा पर, कावेरी पर, नागार्जुन सागर बांध और महानदी पर आप देख रहे हैं भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड जो है वो बना हुआ है। दामोदर, यानी जितनी भी इधर की नदियां हैं लगभग सभी पर बांध बना करके और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है यानी जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो दक्षिण भारत की नदियों का जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी जो है महत्व है। उसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर अनेक प्रकार के बहुमूल्य जंगल होते हैं। यहाँ के जंगलों में बहुमूल्य यानी कीमती लकड़ियाँ पाई जाती हैं। चंदन के जो काफ़ी पेड़ होते हैं, तेंदुपत्ता जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है, ऐसा इस पठारी क्षेत्र में ही मिलता है। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ये पठारी क्षेत्र दक्षिण भारत का जो है उबड़ खाबड़ थोड़ा होते हुए भी जो है आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध है और इसका हमारे लिए जो है काफ़ी जो है महत्व है। इसके बाद हम जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो रहेगा मरुस्थलीय प्रदेश और कोस्टल द्वीप समूह, कोस्टल ग्रुप, नहीं कोस्टल प्लेन्स, समुद्र तटीय मैदान, आइलैंड ग्रुप। अभी 3 आपके बच रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, डिटेल में आपको जो है केवल 3 उत्तर का मैदान, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठारी भाग, इसी का डिटेल हमें बहुत ज़्यादा करना था क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में इन्हीं से संबंधित आते हैं। बाकी उनका हम थोड़े थोड़े में वर्गीकरण कर देंगे। आपको अगले जो है टॉपिक में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोगों को ये जो टॉपिक अभी पढ़ाया गया इसका अभी मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाएगा। आप लोग सारे उसी से उसकी जो है नोट्स बना लीजिएगा ताकि वो आने वाले समय में आप लोगों के लिए उपयोगी हो। थैंक यू।